दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 7 मई से ही जिस तरह की खबरें आने लगी थीं, पूरा देश पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया था। विपक्ष जो आमतौर पे संसद के बाहर मौजूदा सरकार की नीतियों पर हमेशा आक्रामक दिखता रहा है और सरकार भी विपक्ष के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ती रही है उसको परेशान करने के लिए। वह विपक्ष भी पूरी तरह सरकार के साथ था। ऑल अपोजिशन पार्टी जितनी हुई उसमें अपोजिशन ने हमेशा कहा कि हम आपके हर फैसले के साथ हैं, क्योंकि सरकार की कमान आपके हाथ में है। अपने विवेक के हिसाब से देश के हित में आप जरूर काम करें, हम आपके साथ हैं। इस देश की माइनॉरिटी कम्युनिटीज, कश्मीर की आवाम, सबने एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार का खुलकर साथ दिया कि आतंकवाद के मामले पर सरकार अच्छा कदम उठा रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हर हालत में आतंकवाद से भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, महज चौथे दिन सीज फायर हुआ। अब सवाल इस बात का नहीं है कि सीज फायर जरूरी था नहीं था, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या सीज फायर से पहले जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहा गया था, क्या उसका मकसद पूरा हो गया? जो लक्ष्य निर्धारित किया था हमारी सरकार ने, क्या वो लक्ष्य हासिल कर लिया? क्या आतंकवाद पर निर्णायक लड़ाई में विजय हासिल कर ली गई? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अगर भारत और पाकिस्तान जो स्टेक होल्डर्स थे, अगर वो बैठ करके सीज फायर करते तो एक बात थी, शर्तों के साथ या बिना शर्त। लेकिन अमेरिकी इनिशिएटिव के साथ ये सब कुछ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और वहां के जितने बड़े नेता हैं, सबके ट्वीट हैं सबूत के लिए। तो इन्हीं दो प्रश्नों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष। धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सीधा सवाल यही है कि हमने पहलगांव के आतंकी हमले के विरोध में और पाकिस्तान के अलग अलग हलकों में जो आतंकवादियों के जो कैंप्स हैं उनको नेस्तनाबूद करने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये 4 दिन के अंदर ही सीज फायर हुआ है, क्या आप मानते हैं कि ये लक्ष्य हासिल कर लिया था सरकार ने, या इस सीज फायर का वजह कुछ और है? देखिए उर्मिलेश जी, मैं कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता हूं और इसकी वजह से बहुत सारे मेरे साथी मित्र लोग जो मुझसे बहुत नाराज भी रहते हैं, वो कहते हैं कि आप बहुत डरते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि डिप्लोमेसी का कहीं कोई सानी नहीं होता और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अगर युद्ध करना पड़े तो फिर उसको निर्णायक, जिसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए, उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। ये जो पूरा वाकया हुआ है, इस पूरे वाकये में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 4 उनके ठिकानों पर हमले किए और लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ढांचे को नष्ट किया और पीओके के अंदर भी किया, वो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं दुस्साहसिक कार्यक्रम था। और उसके बाद ये उम्मीद बंधी थी कि कम से कम 2 चीजें होंगी, एक पाकिस्तान को सबक मिलेगा और तीसरा आतंकवादी जो है वो अब भारत पर हमला करने से कहीं ना कहीं वो डरेंगे। लेकिन अचानक जिस तरीके से सीज फायर कर लिया, उसने पूरे देश को डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है। निराश इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम सब लोग युद्ध चाहते, निराश इसलिए किया है क्योंकि जिस तरीके का उद्घोष सरकार और सरकार के समर्थक लोग कर रहे थे कि इस बार तो पाकिस्तान पीओके में घुस के पीओके ले लेंगे, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे
और आतंकवाद की तो कमर तोड़ देंगे। अगर कोई ये पूछे कि इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे प्रोग्राम का टारगेट क्या हासिल क्या था, तो क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लगता मुझे किसी तरीके से। क्या पाकिस्तान को कोई सबक मिला? बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी तरीके का। तो फिर हमने क्या हासिल किया? हमें हासिल क्या हुआ? हमने, और उल्टे हुआ क्या कि हमने जो पिछले दशकों की भारत की विदेश नीति थी, उस विदेश नीति को किनारे कर दिया। हमारा हमेशा सा स्टेटेड पोजीशन था, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, एचडी देवेगौड़ा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हम अपने मामलों में किसी थर्ड पार्टी का मीडिएशन, मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुलकर कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करके उनको सीजफायर करा दिया। अब भारत क्या जो मंत्रालय है वो मुंह छुपाते हुए कह रहा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि इस बात की क्या कोई गारंटी सरकार देगा कि पाकिस्तान अब कभी कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा? क्या कोई गारंटी है इस बात की? क्या भारत को इस बारे में कोई गारंटी देगा कि आगे कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी? बल्कि कल सीजफायर खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन किया, और उसको खुद श्रीनगर के मुख्यमंत्री ने माना कि श्रीनगर के अंदर धमाके हुए हैं, तो क्या माना जाए? और एक सवाल यह है कि जो बार बार भारत में कहा जा रहा है कि तो डोमिनेट कर रहे थे। अगर आप डोमिनेट कर रहे थे तो फिर इस बात का जवाब पूरे देश को मिलना चाहिए कि भाई डोमिनेट कर रहे थे तो फिर सीजफायर की जरूरत क्या थी? फिर आप डिसाइसिव लीड लेते ना, जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने डिसाइसिव लीड ली थी। दुनिया कह रही थी कि आप आगे मत बढ़िए। अमेरिका ने तो अपना सातवां बेड़ा भी छोड़ दिया था। लेकिन भारत का जो लक्ष्य था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वार को गिरफ्तार किया, और एक चीज हुई। यहां तो हम लोग सन्न है इस बात को लेके कि भाई क्या हुआ, क्यों अचानक आपने रोक दिया? या तो आपने क्या आप पहले से स्पष्ट नहीं थे कि आपकी सीमा तक जाएंगे, और आपकी सीमा क्या है? आप तो कह रहे थे कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोग आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से निराश है और नाराज है। तो क्या ये माना जाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी योजना बनाई गई हमारे राजनेताओं द्वारा और हमारे मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट द्वारा, किसके निर्देश पर बना, किसके आदेश पर ये सब कुछ हुआ, वो हम नहीं बता पाएंगे वो, लेकिन ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहलगांव का जो आतंकी हमला था, उसके बाद जो 4 या 5 जो भी आतंकी थे उनकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं मिली। वो कौन थे, कहां से आए थे, वो विदेशी थे या भारत के कश्मीर हल्के के थे, इस बारे में कोई रिपोर्ट, कोई जांच नहीं सामने आई। हमने सीधे हमला किया। तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल वो इनिशिएटिव था जिसको मिलिट्री ने फॉलो किया। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो योजना बनाई गई, क्या उसी में बुनियादी प्रॉब्लम थी? क्या वो योजना गलत थी और उसके समानांतर एक बेहतर और कोई विकल्प तलाशा जाना चाहिए था, जिस पर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो कुछ भी टारगेट हमारा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट देता है, यानी जो सरकार जो टारगेट देती है, भारत की सेना उसको अक्षरशः लागू करने का प्रयास करती है। हम पाकिस्तान नहीं है कि वहां आर्मी तय करती क्या करना और कैसे करना, किस तरीके से करना है। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक तरीके से मूक दर्शक बनी रहती है। तो अगर कोई टारगेट तय था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने फैसला किया होगा कि हमें यहां तक जाना है और हमें ये कार्रवाई करनी है। उसके बाद उसको एयरफोर्स ने और भारतीय सेना ने उसको अंजाम देने की कोशिश की। तो मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत से इनके दिमाग में यह स्पष्टता थी कि हमें किस हद तक जाना है और हमें क्या करना है। कल मुझे लगता है कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी देर रात, उसमें आपने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को टारगेट किया, और जब 9 एयरबेस टारगेट होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से भी यह दावा है, जिसको भारत सरकार ने भी माना है, कि भारत के भी 4 एयरबेस पर टारगेट हुए या एयरफील्ड्स टारगेट हुए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जमाना
जिसमें उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट और भुज, ये 4 माने कि वहां पर भी हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। आपने उनको 9 एयरबेस को टारगेट किया, आपका दावा है कि आपने उसको तबाह कर दिया। उन्होंने आपके 4 एयरफील्ड्स को टारगेट किया और उसको नुकसान पहुंचाने की बात उन्होंने की है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अचानक शाम को 5 बजे जब सीज फायर का ऐलान होता है और उसका तर्क ये दिया जाता है कि 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फोन किया और उसके बाद हम मान गए। मतलब क्या ये बात गले उतरती है क्या कि पाकिस्तान, हम यहाँ कह रहे थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, हम तो कह रहे थे कि आतंकवादियों को सबक सिखा देंगे, हम तो कह रहे थे कि पीओके हम ले लेंगे, और उसके बाद वहां का डीजीएमओ फोन करता है, कहता है भाई साहब अब युद्ध रोक दीजिए। तो हम कहते हैं हाँ जी युद्ध रोक देंगे। तो फिर आप युद्ध में गए क्यों थे? आपने पाकिस्तान को कौन सा सबक सिखाया? आज का राज, आज पाकिस्तान के अखबारों को देखे तो वहां ऐसा लग रहा है जैसे को विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2 चीजें बहुत मुझे लगता है कि इस पर एक लॉन्ग टर्म तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि हमने जो पॉलिसी के लेवल पे, हमारा जो पॉलिसी के लेवल पे हमने एक क्या गलतियां की हैं, गलतियां नहीं की। एक, हमने जो अपना टेररिज्म को लेके जो रिस्पांस था उसको बहुत हाई कर दिया है। जब उड़ी में हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, हमने सीमा पार घुस गए और फिर हमने उनके कुछ चीजों को नष्ट करके वापस लौटाए, उस पर एक फिल्म बन गई। जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए तो हमने बालाकोट कर दिया और हमने कहा कि हमने 300 आतंकवादियों को मार डाला। तो उड़ी के तुलना में आपका बालाकोट का रिस्पांस कहने के लिए ज्यादा स्ट्रांग था। अब जब पहलगाम में 26 लोग मारे गए तो आपने सीधे एक तरीके से युद्ध में आ गए। अगले बार अगर कोई आतंकवादी घटना होती तो क्या फिर आप युद्ध में जाएंगे? क्या भारत अफोर्ड कर सकता है? और इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है वो नहीं होगा? आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो दरअसल कहीं भी अंजाम दी जा सकती है। आप कितनी भी सिक्योरिटी मुस्तैद हो जाए, हो सकता है आज नहीं 3 साल के बाद या 4 साल के बाद। तो क्या अगले बार आप पाकिस्तान को ही पर ही आप बम बरसाना शुरू कर देंगे? तो ये जो आपने एक बार रेस किया है, इस बार के पीछे की जो मानसिकता है उससे मुझे थोड़ा आपत्ति है कि भाई आतंकवाद को रोकने के लिए अगर आप इजराइल की तरीके से गाजा में घुस के करते हैं तो पाकिस्तान गाजा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, पिछले दिनों ये लग रहा था कि धारा 370 हटने के बाद कि कश्मीर का मसला धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है और जो इंटरनेशनलाइज्ड था अब वो स्थितियां खत्म होती जा रही। इस घटना के बाद से कश्मीर का मसला पूरी तरीके से इंटरनेशनलाइज्ड हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साफ तौर पर यह कहा है कि अब जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा मसला है, इस पूरे मसले में कश्मीर के समाधान के लिए अब वो इनिशिएटिव करेंगे और दोनों देश जो हैं वो इसको एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। आप तो कश्मीर मुझसे ज्यादा कवर करते रहे हैं। क्या भारत ने कभी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, दोनों इसको मिल बैठ कर समझाने की कोशिश करेंगे, तीसरे देश की दखलंदाजी में बर्दाश्त नहीं है? ये भारत की स्टेटेड पोजीशन रही है, भारत की बहुत ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कहता है कि हम दोनों देशों को बैठा के अब हम कश्मीर की समस्या का समाधान भी करा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कश्मीर तो इंटरनेशनलाइज हो गया। पाकिस्तान आज की तारीख में सबसे ज्यादा खुश होगा कि जो हम चाहते थे वो हो गया। अब अमेरिका ने भी मान लिया कि दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट है, पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है और चूंकि दोनों आपस में समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम चौधराहट करेंगे और दोनों देश मान जाएंगे इस बारे में, जैसे कि उन्होंने सीजफायर करा दिया। तो हमें क्या हासिल हुआ? ये सवाल पूछना चाहिए ना, हमको क्या हासिल हुआ, भारत को क्या हासिल हुआ? आपने अपनी जो वर्षों की विदेश नीति थी उसको खत्म कर दिया, इस पे क्या हासिल हुआ? और मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से भारत की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। विदेश मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में सीज फायर किया है और क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने या मार्को रूबियो ने मंत्री हैं जो उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कुछ और सेट ऑफ इश्यूज हैं जिनको किसी न्यूट्रल जगह पे हम बैठ के सुलझा लेंगे। तो और सेट ऑफ इश्यूज क्या हैं? तो 2 प्रमाण इसके मिलते हैं जहां हम ये मान रहे हैं कि भारत ने थर्ड पार्टी मीडिएशन स्वीकार कर लिया है और उनके दबाव में ये फैसला किया है।
ये भारत जैसे संप्रभु सिविलाइजेशन कंट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये आपत्तिजनक है। जो बात इंदिरा गांधी ने कभी 1971 में स्वीकार नहीं की, वो निक्सन की घुड़कियों के बावजूद, किसिंजर की धमकी के बावजूद भी हमने स्वीकार नहीं किया। और आपको अच्छी तरीके से याद है किसिंजर ने इंदिरा गांधी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल, गाली का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत झुका नहीं। जबकि भारत की स्थिति उन दिनों बहुत अच्छी नहीं थी, हम बहुत गरीब देश थे, आज हम उनकी तुलना में बहुत साधन संपन्न देश है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है। तो हमें क्या हासिल हुआ, ये सवाल तो देश पूछेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर इस पर लोगों की नाराजगी है, लोग अगर असंतुष्ट हैं, तो उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि दे आर फीलिंग लेट डाउन। हमारी सरकार ने हमको लेट डाउन किया है, ये बहुत स्पष्ट है। आप बहुत महत्वपूर्ण ये बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए जम्मू कश्मीर में हम आज से नहीं, शुरू से ही तीसरे पक्ष के किसी भी दखलंदाजी को, किसी भी पहलकदमी को, मध्यस्थता को हमने स्वीकार नहीं किया। और भारतीय राष्ट्र राज्य ने, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब कमीशन अपना भेजा वहां पे, तो ठीक है, जगह तो दे दी, जगह दे दी कैंप के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के सजेशन, किसी भी तरह की एडवाइजरी उसके मानने से बिल्कुल इनकार किया। यूनाइटेड नेशन के उस दफ्तर की कोई वहां पर अहमियत नहीं रही आज तक। लेकिन ये बड़ा अजीब है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बहुत ही देशभक्त, बहुत राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पे पेश करती है और जनता के एक बड़े हिस्से में मान लिया जाता है और माना भी जा रहा है, लेकिन जब कभी सत्ता में बीजेपी आई है तो ये अंदेशा जो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का है, किसी बड़ी ताकत के मध्यस्थता का है, वो बढ़ा है। ये ठीक है कि आज बहुत उग्र रूप से वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि करगिल के समय वाजपेयी सरकार थी, करगिल कॉन्फ्लिक्ट के समय, करगिल कॉन्फ्लिक्ट का समापन भी भारत और पाकिस्तान के आपसी संवाद से नहीं हुआ था, और न तो किसी समर्पण से हुआ था किसी सेना के, जैसे इंदिरा गांधी के समय समर्पण किया था पाकिस्तान की सेना ने, एक नया देश बन गया था। करगिल का समापन भी बिल क्लिंटन साहब, जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उनके समय हुआ था। उनकी वाशिंगटन डीसी के दफ्तर में नवाज शरीफ को बुलाया गया था। तो मध्यस्थता या इंटरवेंशन या पहलकदमी जो भी कही अमेरिका की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रजेश मिश्रा से लेकर वाजपेयी जी, सभी लोग संवाद करते रहते थे अमेरिका से उस दौर में भी। तो ये जो ट्रेंड आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी अपने आप को सबसे राष्ट्रवादी पार्टी मानती है, लेकिन वो दूसरे पक्ष या दूसरे किसी बड़ी ताकत के दखलंदाजी को, खासकर अमेरिका की दखलंदाजी को या मध्यस्थता को पसंद करती है। इस ट्रेंड पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही आपत्तिजनक ट्रेंड है। और अगर आप दोनों ट्वीट अगर आप निकाल के देखें डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनकी भाषा बहुत आपत्तिजनक है। पहली बात तो जो पहला सेंटेंस यूज किया वही अपने आप में आपत्तिजनक है कि आई एम आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब पूरी रात हमने मध्यस्थता की। ये जो शब्द है मध्यस्थता, यानी स्टैब्लिश हो गया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की। अब उसके बाद का सेंटेंस देखिए, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। क्या भारत और पाकिस्तान उनके दो सैटेलाइट स्टेट्स हैं? क्या उनके सबऑर्डिनेट्स हैं? क्या आपने दो झगड़े हो गए, फिर आपने बुलाया भाई इधर आओ दोनों लोग और जरा ये सुलझा लो आपस में, और फिर मैं कहता हाँ आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस कि अब वो हो गया। या आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। भारत जैसे सिविलाइजेशनल देश के लिए ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक वाक्य है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं आप देखिए, while not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में इक्विवेलेंस कर लिया कि जैसे भारत एक महान देश है, वैसे पाकिस्तान भी एक महान देश है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री को ये अमेरिका का जो सेंटेंसिंग है, वाक्य है, क्या ये मंजूर है? क्या भैया भारत मानता है कि पाकिस्तान एक महान देश है? क्या भारत ने तय कर लिया कि वो अमेरिका जो कुछ भी कहेगा हम उसको मान लेंगे? मतलब ये कौन सी भाषा, मुझे तो समझ, ये डिप्लोमेटिक भाषा है ही नहीं। और अगर इस भाषा पर भी अगर भारत रिएक्ट नहीं करता है तो भारत के लिए वाकई में ये बहुत ही खराब स्थिति बनने वाली है। और आपको अच्छी तरीके से मैं इसमें एक ट्रेंड देखता हूँ कि जब पिछले दिनों अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया,
और उसके पहले अगर आपको ध्यान होगा, जब उन्होंने हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा अपनी हवाई जहाज से, तो कोलंबिया जैसे देश ने उस पर आपत्ति की, यहां तक कि नेपाल जैसे देश ने आपत्ति की, कुछ दूसरे देशों ने आपत्ति की। भारत की तरफ से आपत्ति का एक सुर नहीं सुनाई पड़ा कि भारत ने यह कहता कि भाई आप, और ये तब हो रहा था जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, तब अमेरिका भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजने का प्रयास कर रहा था, और हमने चू तक नहीं बोली। तो ये सरेंडर का पहले संकेत तो उस दिन मिले। उसके बाद जब टैरिफ हुआ, तो टैरिफ पर भी भारत की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, दूसरे देशों ने उसका जवाब दिया। चाइना ने जवाब दिया, बाकी लोगों ने इसका जवाब, भारत ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और अब ये वाकया हो रहा। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे असफल विदेश मंत्री है, तो उनमें से एस जयशंकर का नाम जाना चाहिए। ये आदमी जो मैं अब आपकी बात पे आ रहा हूं, जो आप कहना चाहते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि इस सरकार के अंदर तो सारे फैसले प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो हम जयशंकर चूंकि विदेश मंत्री हैं, इसलिए उनका नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में जिस सरकार के अंदर सारे फैसले प्रधानमंत्री करते हैं और उनके फैसले के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि हम क्यों, ये वही प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के अंदर हाउडी बात करते हैं, और वो अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते हैं, ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं। और वही ट्रंप जब टैरिफ लगाना होता है, जब भारतीयों को भारत में भेजना होता है, तो हमारी बेइज्जती करते हैं वो। और अब वो कह रहे हैं आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग समवेयर विद दिस गवर्नमेंट। और वो जिस तरीके विदेश नीति को आर्टिकुलेट करना चाहिए, जिस तरीके से भारत जैसी चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था को अपने आप को बर्ताव करना चाहिए, एक सिविलाइजेशनल कंट्री को जैसे करना चाहिए था, वैसा करता हुआ नहीं दिखा पड़ रहा है। और दुर्भाग्य की बात, ऐसा लग रहा है जैसे भारत अमेरिका के सामने सरेंडर करता दिख रहा है। बेहतर हो कि भारत सरकार की तरफ से स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो। और हम सब लोग, जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो हम सब लोगों ने कहा था कि पहलगाम के मसला हो, चाहे पाकिस्तान पर हमला करने का मसला हो, हम सब लोग सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों को दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, और साथ ही साथ बोलना भी चाहिए। अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? लेकिन ये जो अमेरिका के प्रति जो समर्पण भाव दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये क्या एक आइडियोलॉजिकल इसमें आपको कोई करेक्ट दिखाई देता है? यानी प्रो एक कैपिटलिस्ट या प्रो कारपोरेट दोनों का चिंतन केवल दिखाई देता है राइट विंग के तौर पे, या इसमें कोई आपको दूसरे पेच भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, मुझे लगता है सारे समस्या की जड़ है ये सवाल। और जब आपकी विदेश नीति आपकी विचारधारा तय करने लगती है, तब उसमें जिंगोइज्म, वॉर जिंगोइज्म, ये प्रमुख हो जाता। हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पीओके लेके रहेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, आर पार की लड़ाई होगी। ये भाषा डिप्लोमेट्स की भाषा नहीं है, ये भाषा स्टेट्समैन की भाषा नहीं है, ये भाषा अल्ट्रा नेशनलिज्म की भाषा है, जहां आप युद्धोन्माद पैदा करते हैं। जब आप युद्धोन्माद पैदा करते हैं, तो आपके लिए एग्जिट रूट्स बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई और सरकार होती, इस तरीके का हादसा होता तो उसको भी सीज फायर करना पड़ता। लेकिन जब आप युद्धोन्माद पैदा करते हो, क्यों युद्धोन्माद पैदा करते हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 मान के चलते हैं, और बिना पाकिस्तान के रेफरेंस के भारत के अंदर आप अपनी राजनीति नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी जो असहमति करता है, उसको आप पाकिस्तान परस्त घोषित कर देते हैं। और वो जो आपके यहाँ आतंकवाद करता है, जब आप उसको सबक सिखाने जाते हैं, तो आप ये संदेश देते हैं कि इस बार तो पाकिस्तान को हम ऐसा नेस्तनाबूद कर देंगे कि पाकिस्तान उफ भी नहीं कर पाएगा। और फिर उसी पाकिस्तान के साथ आप समझौता करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अमेरिका के सामने समर्पण भाव हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये जो विरोधाभास है, मुझे लगता है कि ये असल प्रॉब्लम इनकी विचारधारा की प्रॉब्लम है, जिसमें जिंगोइज्म के अलावा, हेट के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। इसीलिए आज पूरे देश में जब आपने ये कहा कि हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, उसको सबक सिखा देंगे, और जब वैसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता और आप सीजफायर के लिए मजबूर होते हैं, तो फिर
लोग आपसे सवाल करते हैं कि फिर वो जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे उसका क्या हुआ, भारत को हासिल क्या हुआ। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था या पूरा का पूरा जो एक फैसला किया गया और युद्धोन्माद के बीच किया गया, पूरा युद्धोन्माद पहले फैलाया गया, इसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, तो ये डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी आई मीन जो घरेलू स्तर पर जो आपकी राजनीति है और वो जो समस्याएं जो चुनौतियां आपके सामने थी, लगातार विपक्ष आपका पीछा कर रहा था उन चुनौतियों उन सवालों पर और आप जवाब देते नहीं बन रहा था, चाहे वो प्रश्न बेरोजगारी का हो, चाहे आपके बहुत सारे कानूनों का हो, जो कानूनों का विरोध पूरे देश में किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी मदद नहीं मिल पा रही थी। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये डोमेस्टिक जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपने युद्धोन्माद का पूरा एक जाल बुना और उसमें ये ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया। तो ये क्या बताता है, क्या आपको ये लगता है कि अपनी चुनावी राजनीति को अगर सीधे शब्दों में कहूं बेहतर बनाए रखने के लिए आपने ये सारा प्रपंच रचा? देखिए उर्मेश जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा और दरअसल यही प्रॉब्लम विचारधारा के साथ जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री जी की, कि वो हर चीज चुनाव से जुड़ी होती है, हर चीज का फायदा चुनाव से लेने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जब पहलगाम पे हमला हुआ तो आपने बिहार में जाके और वहां से जाके आप अंग्रेजी में हिंदी में लोगों को भाषण दे रहे हैं। क्यों बिहार में? क्यों? क्योंकि अगले 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद यहाँ बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव है, आप वहां को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले, बल्कि कल शायद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो फिल्म आई है। उस वीडियो फिल्म में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिस तरीके से लानत मलानत उसमें की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि आतंकवाद से तो निपटने मनमोहन सिंह पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। देखिए मोदी जी कितने बहादुर आदमी, इन्होंने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और 12 घंटे के बाद दुनिया ने देख लिया कि किसने सबक सीखा, आपने सबक सीखा या पाकिस्तान ने सबक सीखा, और आप किसके कहने पर आप सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये जो, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को एक स्टेट्समैन की जरूरत है। भारत को पॉलिटिशियन, भारत ने बहुत पॉलिटिशियंस देख लिए। जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना होता है, जब आपको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्राइसिस को हैंडल करना पड़ता है, 2 देशों के बीच के संकट को हैंडल करना पड़ता है, आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों को हैंडल करना पड़ता है, तब उस वक्त आपको विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि बहुत ठंडे दिमाग से फैसले करने चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ फैसले करने चाहिए। जो इस घटना ने हमें पूरी तरीके से ये बता दिया है कि दरअसल फैसले विचारधारा के स्तर पर हो रहे हैं और फैसले चुनावी के स्तर पर हो रहे हैं, और इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हुए कि जो कदम वो उठा रहे हैं उन कदम से अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, उसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे मैं आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर साफ तौर पर कहती है कि पाकिस्तान ने ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है, और उससे अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश की। अब ये आपको पहले से नहीं मालूम था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है? जब आपने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया तो नूर खान एयरबेस के पास में ही उनका स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, और स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन दरअसल वो संस्था है जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स को सुपरवाइज और मॉनिटर करती है। उसके बाद वहां के अखबारों में यह खबर आई, हल्के से अखबारों में खबर आई कि उनके नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो रही है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये जो खबर आई, हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं है, वहां के प्रतिरक्षा मंत्री ने इस मीटिंग के बारे में कंट्राडिक्ट किया है, लेकिन जो परसेप्शन गया और जो इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गई कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहा, और परसेप्शन ये क्या कि जब ये बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को कही और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कही, तो उसके बाद ये हुआ कि अब फर्दर एस्केलेशन नहीं करेंगे और हम लेट्स गो बैक टू सीज फायर। मेरा प्रश्न ये है कि ये तो सबको मालूम था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। अगर आप क्राइसिस को एस्केलेट करेंगे तो वो डेस्परेट होके वो करेगा या कोशिश कर सकता है वो। तो आपने एस्केलेट क्यों किया इतना? अगर आपको सीजफायर ही करना तो एस्केलेट क्यों किया? तो मुझे लगता है कि जो एक कोहेरेंट सोच होनी चाहिए, जो एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी कमी है हमारे पास आज की तारीख में। आतंकवाद से निपटने का हमारे अपनी कोई डॉक्ट्रिन में देख नहीं पा रहा हूं।
कि हमारे यहाँ आतंकवादी होगा, हम घुस के मारेंगे। बस अगर ये आपकी डॉक्ट्रिन है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक डॉक्ट्रिन है, क्योंकि फिर ये आतंक इसको तार्किक परिणति क्या होगी मुझे नहीं मालूम। इसको तो हर समय देश को आतंक वॉर मोड में रहना पड़ेगा, हर समय उसको युद्ध करते रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आखिर में एक या दो सवाल कि देखिए, मैं देख रहा हूं कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, बल्कि उसके एक दो दिन पहले से ही ये लगातार दोनों मुल्कों के बीच में अमेरिकी जो सत्ता प्रतिष्ठान है, खासकर उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, इसके अलावा मार्को रूबियो, ये सभी लोग लगातार बातचीत करते आ रहे थे। ये दुनिया के कई अखबारों ने, प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने इस बात को छापा है। और 8 तारीख को तो बाकायदा 8 तारीख को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों के टॉप ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की, और उसमें सबका नाम आ चुका है किससे बात की। और जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रधानमंत्री से भी बात की और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, ये भी बात सामने आ चुकी है। अब मेरा आपसे सवाल यह है, अच्छा एक और बात कि शनिवार को दिल्ली प्रतिष्ठान उस समय ज्यादा सचेत हुआ जब सिरसा से एक पाकिस्तानी जो एक ऑफेंसिव था, उसमें इंटरसेप्ट जो किया गया उससे, तो लोगों को लगा कि ये दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर ये सिरसा है। अगर यहां तक इस जद में भी चीजें आ गई हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये बाकायदे एक बहुत प्रतिष्ठित भारतीय अखबार ने रिपोर्ट किया है इसको। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी, केवल वो जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं थी या पंजाब के सरहदी इलाकों तक सीमित नहीं थी, वो दूर दराज के इलाके, गुजरात में भी गया, हालांकि गुजरात वहां से नजदीक है लेकिन हमारे लिए दिल्ली से तो बहुत दूर है। फिर वो हरियाणा के आसपास आ गया। तो ये जो चीजें हैं, राजस्थान में तो खाई, तो अलग अलग हलकों में पाकिस्तान जिस तरह से हमलावर होने की कोशिश कर रहा था या निशाना साध रहा था, उससे भी खतरा एक बढ़ता नजर आया, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग कि न्यूक्लियर वार की संभावना या आशंका बन रही थी। तो क्या ये एस्टिमेट पहले नहीं किया गया, इसका आकलन पहले नहीं किया गया था कि भाई हम करेंगे तो वो भी करेगा, वो पहले सबक एक बार ले चुका होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसका, और मैं मान के चलता हूं कि एस्टिमेट किया गया होगा। ऐसा नहीं, मैं भारत की सेना को या भारत के जो तमाम बड़े ऑफिशियल्स हैं मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। जब उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया तो उन्होंने इन सब चीजों को एस्टिमेट किया होगा, लेकिन फैसले तो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेने हैं ना, कि आपको किस हद तक जाना, किस हद तक नहीं जाना। हम तो पाकिस्तानी सेना तो है नहीं कि अपने मन से चीजें करेंगे। तो जितना आपने उनको ब्रीफ दिया उतना उन्होंने डिलीवर किया। ये तो भारतीय लीडरशिप को, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको सोचना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के 4 इलाकों पे अटैक करेंगे तो वो भी आपके अंदर घुस के अटैक करेंगे। ये सीधी सी ये न्यूटन का जो लॉ है एक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का, उसका सीधा सिद्धांत है। और ये बहुत ही कमजोर देश होगा तो भी वो प्रतिक्रिया करता है इस तरीके से। आज की तारीख में पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पूरी तरीके से चाइना कर रहा है। पाकिस्तान को आप देखिए, भारत की विदेश नीति कितनी बड़ी फेलियर हो गई कि जिस पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करवाया, आप आईएमएफ में उसका लोन आप नहीं रुकवा पाए। अब्सटेन किया इंडिया ने। हाँ, अब्सटेन किया इंडिया ने। आप अब्सटेन कर रहे हैं वहां पे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई आपकी तो पूरी ताकत लग जानी चाहिए कि पाकिस्तान का ये पैसा जो है वो आतंकवादियों गतिविधियों में लगाएगा, और सी टू इट के ऐसा वो उसको न मिले। और अगर होता तो भारत को, जैसे कि इजराइल ने गाजा के मसले पे जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में रिएक्ट किया, बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर रहा था इजराइल उस मसले को लेकर, उस कोई बात मानने को तैयार, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं था। भारत तो इजराइल की तुलना में बहुत बड़ा देश है। हम इस बात को मजबूती के साथ कहते हैं कि अगर आईएमएफ इस तरीके से करेगा कि कैसे आतंकवादी देश को, जो रोक कंट्री हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, उसको आप पैसे दे रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम आईएमएफ से बाहर निकलते हैं। भारत ने क्यों नहीं कहा? तो ये दिखाता है कि जो एक कंपोजिट थिंकिंग होनी चाहिए, जो फार साइटेड थिंकिंग होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर नहीं थी। इसीलिए उनके जो अलग अलग, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आर्मी हो, उनके एक्शन में कोई सिंक्रोनाइजेशन मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपने चीन का नाम लिया। ये पाकिस्तान आमतौर पे जो आप कह रहे हैं कि चाइना बैक्ड, उसकी टेक्नोलॉजी है खासकर रक्षा मामलों में, और
बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे और चीज़ें भी दी हैं, मिसाइल्स वगैरह भी। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जिस तरह आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट का भी ज़िक्र किया जिसमें वो भारत-पाकिस्तान दोनों को बैठाकर ऐसा लगता है कि पंचायती करके कश्मीर मसला हल कराएगा। तो ये क्या चीन की एक छत्र छाया से पाकिस्तान को निकालने की और भारत-पाकिस्तान दोनों को एक अमेरिकी ब्लॉक में स्ट्रांगली बनाए रखने की एक अमेरिका की ये छटपटाहट भी है या कोशिश भी इसमें दिखती है? देखिए, ये तो अमेरिका हमेशा चाहेगा कि चीन, ये परसेप्शन ना जाए कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता कराया। वो हमेशा अपनी जो चौधराहट है, अपनी वो जो महाशक्ति की जो स्थिति है, वो हमेशा उसको, और इस घटनाक्रम से उसने ये स्थापित कर दिया है कि देखिए 2 देशों के बीच में जंग हो रही थी, हमने उसको रुकवा दिया। हालाँकि वो गाज़ा और इज़राइल के बीच में जंग नहीं रुकवा रहा है, ना वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग रशिया रुकवाने में कामयाब हुआ, जबकि कहा था मैं तो पहले दिन रुकवा दूँगा। लेकिन यहाँ तो कामयाब हो गया, उसने मैसेज दे दिया कि देखिए हमने भारत पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स को हमने जो है इनको युद्ध से रुकवा दिया, खत्म करा दिया। तो अमेरिका तो अपनी पॉलिटिक्स करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडेन हो। एक खुल के करते हैं, दूसरे छिप के करते हुए, अलग अलग स्थिति है। भारत को तो समझना पड़ेगा कि भारत अगर अपने आप को कहता है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमारी बार्गेनिंग पावर कहाँ है, हमारे नेगोशिएटिंग टूल्स कहाँ है? हम क्यों नहीं, व्हाई डोंट वी नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो डिप्लोमेसी का फंडामेंटल है। यू शुड ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट नहीं कर रहे और पाकिस्तान अगर आपको न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है और आप उस थ्रेट में आके अगर आप सरेंडर कर देते हैं और सीजफायर के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपने अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक बदमाश देश है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज उसने न्यूक्लियर थ्रेट दिया या ये परसेप्शन गया कि न्यूक्लियर थ्रेट दिया, हमने सीजफायर के लिए तैयार हो गए, तो आगे भी वो करता रहेगा। फिर आप क्या करेंगे? तो वेयर इज योर डॉक्ट्रिन? जो डॉक्ट्रिन कहते हैं ना, वो डॉक्ट्रिन कहाँ है? और डॉक्ट्रिन ऐसे थोड़ी बनती है, आपको बनाना पड़ता है भाई, आपको 10 चीजें सोच के करनी पड़ती है कि इसका अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका सेना पे क्या फर्क पड़ेगा, समाज पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका हमारे विदेश के रिश्तों में क्या फर्क पड़ने वाला, और इससे हमें क्या हासिल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इस विषय पर हमसे चर्चा की। और दिलचस्प बात यह है कि अब बहुत देखा जा रहा है कि जो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के बहुत सारे समर्थक थे और जिनको बहुत सारी आशाएं थी, हम लोग तो युद्ध को नापसंद करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उसी तरह की राय का हूं कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है, युद्ध सब अपने आप में समस्या है। लेकिन जो युद्ध का खुलेआम चाहते थे कि और बड़ा युद्ध हो और ज्यादा विस्फोटक इसमें लगाए जाएं, वे सारे लोग बड़े निराश हो गए हैं और दुखी हैं। अब देखना यह है कि उनके दुख और उनकी निराशा को दूर करने के लिए मौजूदा नेतृत्व क्या करता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।